सांस लेते हैं तो वो अंदर घूम के जाती है और ह्यूमिडिफिकेशन होता है उसमें, तो उसमें वाटर वेपर आते हैं जिससे कि ड्राइनेस खत्म होती है उस सांस की। ये किस एज पर माने बच्चा जैसे है, हमें मान लीजिए पेरेंट्स को ये पता चल जाता है कि हमें बच्चे के अंदर ये दिक्कत है, तो वो कौन सी एज होनी चाहिए जिस पर हमें इस चीज़ों को प्लान करना चाहिए? तो एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो सराउंड साउंड है वो 180 डिग्रीज आपको नहीं सुनाई देगा। कोई इधर बैठा है तो आपको नहीं सुनाई देगा। बाकी बातचीत में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमने तुरंत उसका इम्प्लांट कर दिया, तो ये बच्चा आगे चल के बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल सुनेगा बोलेगा। गूगल मेडिकल के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे अवेलेबल है। जी बिल्कुल। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन में छन्नी लगाने की ज़रूरत है। अगर खाते वक्त चीज़ फंस रही है और दूसरा की आवाज़ अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा खराब है और दिक्कत कर रही है। तीसरा एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि कुछ अटक रहा है, एक फीलिंग होती है कि कोई गले में कुछ फंसा हुआ है, तो ये भी एक ऐसा लक्षण है जिसको चेक होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो जीवन में आप सबसे सुखी इंसान हैं। हेल्थ प्लस के प्रोग्राम में हमारा यही उद्देश्य होगा कि हम आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं तक का समाधान बताएं। हेल्थ प्लस में हमारे साथ कोई ना कोई एक एक्सपर्ट डॉक्टर होगा जो आपकी समस्याओं का निदान आपको बताएंगे। हेल्थ प्लस में आज का सब्जेक्ट हम जो सबसे पहले ले रहे हैं वो है बहरापन। बहरापन एक ऐसी समस्या है जो छोटे बच्चे यानी पैदाइशी बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर एक में पाई जाती है। बहरापन एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से बच्चे साथ में उनके पेरेंट्स अपने आप को बड़ा ही मायूस और कमजोर समझते हैं, जो कि आम जनजीवन दूसरे बच्चों की तरह या पेरेंट्स की तरह एंजॉय नहीं कर पाते। बहरापन अपने आप में एक ऐसी बड़ी त्रासदी है जिसका कि उपाय ढूंढना और उपाय होना अति आवश्यक है। बहरापन से निजात दिलाने के लिए, स्पेशली जो पैदाइशी बच्चों में बहरापन है उससे निजात दिलाने के लिए हमारे पास एक ऐसे डॉक्टर जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आज हम उनका स्वागत करेंगे अपने शो में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बहरापन है इससे कैसे निजात पाई जा सकती है, इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने आज तक तकरीबन 2000 कॉक्लियर इम्प्लांट्स किए हैं और बच्चों में ही सही बल्कि उनके पेरेंट्स को भी एक ऐसा खुशहाल जीवन दिया है जिससे कि वो आम बच्चों की तरह, आम पेरेंट्स की तरह जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करूंगा। हमारे साथ है डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कहते हैं डॉक्टर जो है वो धरती का भगवान होता है और ये कहीं तक सत्य भी है। बहरापन एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से बच्चों से लेकर, पैदाइशी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक स्टेज पर कहीं ना कहीं आम इंसान बुरी तरह प्रभावित होता है। ये बहरापन एक्चुअली डिजीज है क्या, इसके रीजंस क्या हैं? तो बहरापन जानने के लिए सबसे पहले हम ये जाने कि सुनना क्या है। एग्जैक्टली। तो हियरिंग जो है वो कान का जो बाहरी हिस्सा हमें दिखता है, उसके अंदर कान का पर्दा होता है, फिर कुछ कान की हड्डियां होती हैं और फिर नस होती है। तो आवाज़ जो है वो कान के पर्दे से होती हुई, नस से होती हुई दिमाग में जाती है। ये एक नॉर्मल सुनने की प्रक्रिया है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से जो नस है वो डैमेज हो जाती है। तो अब आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो दिमाग तक नहीं पहुंच रही है। तो ये बच्चे बहरे पैदा होते हैं और मुख्य कारण ये होता है कि अगर पैदाइश में कोई प्रॉब्लम हो गई या ऑक्सीजन की कमी हो गई, जॉन्डिस हो गई, मेनिंजाइटिस जिसे दिमागी बुखार कहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बहरापन कर सकती हैं और ये परमानेंट होता है जी। तो बच्चा अब जब बहरा पैदा होता है तो जब सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और बोलेगा नहीं। यानी आम भाषा में बोले तो पैदाइशी वो बेचारा गूंगा और बहरा दोनों ही। बिल्कुल, जिसे डेफ एंड डम कहते हैं या गूंगा बहरा कहते हैं।
तो ये बच्चे बहरे पैदा होते हैं। अब अगर इसमें कुछ हम लोग इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो ये बच्चे जीवन भर बहरे रहते हैं। और आपको ध्यान हो कि पहले डेफ एंड डम स्कूल्स हुआ करते जी थे, बिल्कुल, जी बिल्कुल। अलग इनकी साइन लैंग्वेज में बात होती थी, तो वो टेक्नोलॉजी और साइंस ने उसको चेंज कर दिया। अब एक ऐसी डिवाइस आ गई जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। राइट। तो ये डिवाइस एक सिंपल सर्जरी के द्वारा इम्प्लांट डाला जा सकता है और उस नस को हम बाईपास कर देते हैं। तो अब वो आवाज़ जब बाहर से आ रही है तो वो अब इम्प्लांट में जाएगी और इम्प्लांट से आपके दिमाग में जाएगी। डॉक्टर साहब, कॉक्लियर इम्प्लांट को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इनिशियली हम ये जानना चाहेंगे एक आम पेरेंट्स की हैसियत से कि हमें बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि बच्चा सुन पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। एक स्टेज पर आके हमको ये पता चलता है कि शायद उसके साथ कोई दिक्कत। वो कौन से ऐसे लक्षण होते हैं या कौन सी ऐसी स्टेज होती है जब पेरेंट्स को सजग हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है? देखिए, एक टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। ओके। तो जो विकसित देश है वहाँ पे हर बच्चा जो पैदा होता है वो ऑटोमेटिक हर बच्चे की सुनने की जांच होती है पहले हफ्ते में। जी। पर ये अभी हमारे देश में नहीं हो पाया है। तो हर बच्चे की जांच नहीं हो पाती है और इस चक्कर से जो आप कह रहे हैं यही बात होती है कि बच्चा बड़ा होता जाता है, उतना पता नहीं चलता। जी बिल्कुल ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स और जो भी लोग हैं वो ये ध्यान रखें कि बच्चा अगर आवाज़ पे टर्न नहीं कर रहा है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम सजग हो जाएं और हम इसे तुरंत ENT स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। और एक सिंपल टेस्ट होता है जिसे OAE कहते हैं, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। जी। तो ये सिंपल टेस्ट है, कान में डिवाइस लगेगी और वो 1 मिनट में बता देगी कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम क्वेश्चन पूछूं, जैसे बच्चा पैदा होता है उस समय अगर वो रोता है या नहीं रोता है तो क्या इसका भी गूंगे या बहरेपन से कोई रिलेवेंसी होती है इसकी? क्या नहीं, उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। बस ये जरूर है कि अगर देर से रोएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और वो डैमेज हो सकता है। इन दैट केस अगर बच्चा जैसे कम उम्र में है, महीने 2 महीने की स्टेज पर है, अगर वो रो रहा है तो हम ये मान के ना चलें कि उसके अंदर नहीं, हम ये बिल्कुल मान के ना चलें। आवाज तो उसकी ठीक है जी, तो रोएगा, आवाज से अपना व्यक्त करेगा, लेकिन शब्द नहीं बोलेगा। राइट। तो मेन चीज ये है कि किसी भी साउंड से बच्चा एक 3, 4, 5 महीने में, बल्कि 2-3 महीने में ही आंखों से रिस्पॉन्स आने लगता है कि आंख टर्न करेगा। 6 महीने तक गर्दन टर्न करने लगेगा। तो माँ बाप को पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। और हम लोग ये कहते हैं कि जो हाई रिस्क बच्चे हैं जी, हाई रिस्क मतलब कि जिन्हें आईसीयू में रखा गया या वेंटिलेटर पे रखा गया, जिन्हें बुखार आया, जॉन्डिस आई, दिमागी बुखार हुआ, इन सब बच्चों का मैंडेटरी हियरिंग टेस्ट होना चाहिए। तो हियरिंग टेस्ट से अगर हम लोग डिटेक्ट कर लें कि हियरिंग लॉस है तो जल्दी हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों को लेके, और शायद ENT को दिखाते भी हैं, डॉक्टर को दिखाते भी हैं, तो शायद वो जल्दी जल्दी कन्विंस नहीं होते कि इस तरीके की एक्टिविटी के लिए, इस तरीके की इम्प्लांट के लिए वो आगे हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या एक वो जानकारी या एक क्या उनको संदेश देना चाहिए कि जिससे कि वो इस तरीके की इम्प्लांट्स के लिए आगे आएँ और अपने बच्चे को नॉर्मल जीवन जीने के लिए सशक्त बनाएं? तो इसमें जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि जैसे ही माँ को सबसे पहले लगता है जी, माँ सबसे पहले कैच करती है, तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि बच्चा जो है मेरी आवाज़ से रिस्पॉन्स उतना नहीं कर रहा है। तो अगर ये जैसे ही हो तो आप तुरंत ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे हियरिंग टेस्ट हो रहे हैं। अब हालांकि बहुत सारे सरकारी संस्थानों में भी ये टेस्ट अवेलेबल हैं और इन टेस्ट के द्वारा ये डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई ये हियरिंग लॉस है। और फिर अब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनमें कि फ्री इम्प्लांट प्रोवाइड किया जा रहा है। इम्प्लांट वैसे महंगा है बहुत जी, लेकिन अब ये फ्री इम्प्लांट है, तो हमें तुरंत इस डायरेक्शन में चलना है कि जिससे कि हम वहाँ पहुँच जाएं और फिर हमें लोग गाइड कर सकें कि कैसे इम्प्लांट करा के और बच्चा हमारा सुनने लगे। और जब नॉर्मल सुनने लगेगा तो नॉर्मल बोलेगा। राइट। डॉक्टर साहब, मैं एक बार दर्शकों का परिचय करा दूं। डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा जी ने अब तक 2000 बच्चों का बहरापन दूर कर उनकी जिंदगी को रोशन किया है। अब ये सारे बच्चे आम बच्चों की तरह जीवन जी रहे हैं,
जिंदगी की रेस में कदम से कदम मिलाकर, फिर चाहे बात हो सुनीता देवी की, आकांक्षा देवी की या नमिता पांडे की, उनके बच्चों के जीवन में डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा ने खुशियां भर दी हैं। डॉक्टर साहब, आज तक आपने 2000 इम्प्लांट्स किए हैं। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस और शुरुआत इसकी कैसे हुई? कुछ पर्सनल जानकारी आपसे भी ले लूं। तो 2016 में हम लोगों ने इम्प्लांट शुरू किया और दो मुश्किलें थी। एक तो इम्प्लांट महंगा बहुत था, ये 6 लाख रुपए का इम्प्लांट आता है। ओके। तो अब भारत में आप समझ सकते हैं कि 6 लाख रुपए का इम्प्लांट लगाना बहुत कम लोगों के लिए संभव है। दूसरी समस्या ये थी कि अगर हमने छोटे बच्चे को ये डिटेक्ट भी कर लिया और कहा कि इम्प्लांट होगा, तो माँ बाप डरते थे कि सर्जरी है, इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन हमें कराना है, रिस्क तो नहीं है। तो ये चैलेंजेस शुरू में थे, पर इसमें भारत सरकार का बहुत सहयोग रहा कि 2016 में ही वो स्कीम एक आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सेलेक्ट हॉस्पिटल्स को ऑथराइज करेंगे फ्री इम्प्लांट के लिए। तो उनमें से एक हमारा मेहरोत्रा नाक कान गला अस्पताल अशोकनगर कानपुर में ऑथराइज था। तो हम लोगों ने ये फ्री इम्प्लांट शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्लांट होते गए, बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया और फिर स्थिति ये आ गई कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों के हम लोग बच्चे ऑपरेट कर चुके हैं। बिहार में हम लोग करीब 150 बच्चे ऑपरेट कर चुके हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं और यही सिलसिला आगे बढ़ता गया और अब 2000 हम लोग पार कर चुके हैं। मेहरोत्रा फाउंडेशन कॉकलियर इम्प्लांट को फ्री में लगाता है। ये एक आपका आंदोलन है, जैसा कि आपने बताया कि डिफरेंट स्टेट्स में इस तरीके की आपने एक्टिविटी कर रखी है। अब और किसी स्टेट्स में भी क्या आगे फ्यूचर प्लान चल रहे हैं? आप अपनी चीज़ों को क्या एक्सपेंड करना चाहते हैं? देखिए, हमने ये फादर के नाम से फाउंडेशन है, लेट डॉक्टर एस एन मेहरोत्रा मेमोरियल ENT फाउंडेशन। फादर मेरे बाल रोग विशेषज्ञ थे, तो उनकी मेमोरी में बच्चों से उनको बहुत लगाव था, तो उनकी मेमोरी में ही हम ये रन कर रहे हैं। और ये आंदोलन क्या, ये एक पैशन है, एक नशा बन गया है। और हमने एक नारा दिया, डेफ फ्री इंडिया बाय 2047। तो 2047 माननीय प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर हम लोगों ने भी ये सोचा कि 100 साल जब देश के आज़ाद होने के होंगे, तब तक हम लोग क्या डेफ फ्री कर सकते हैं। तो उस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और अब लगभग जैसा मैंने बताया 5 से 6 प्रदेशों में हम लोग काम कर रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाना है और जितने बच्चे आइडेंटिफाई होंगे उनको इम्प्लांट करने की कोशिश है। वेरी गुड। ये तो आपका वो सफ़र हो गया जो आप पैशन है आपका, बहरापन दूर करने के लिए। हम जरूर कहेंगे, दुआ करेंगे कि आपका जो उद्देश्य वो पूरा हो जाए 100 वर्षों के आज़ादी के पूरे होने तक। अब डॉक्टर साहब, अब कॉरिकल इम्प्लांट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये किस एज पर, माने बच्चा जैसे है, हमें मान लीजिए पेरेंट्स को ही पता चल जाता है कि हमें बच्चे के अंदर ये दिक्कत है, तो वो कौन सी एज होनी चाहिए जिस पर हमें इस चीज़ों को प्लान करना चाहिए? तो देखिए, एक तो ये बहरापन जो बच्चों में है, पैदाइशी है, हम लोग उसकी बात कर रहे थे जी। तो उसमें कॉकलियर इम्प्लांट जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। तो यानी 1 साल के अंदर इम्प्लांट अगर हो जाए तो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो प्रक्रिया है नॉर्मल सुनने और बोलने की, नॉर्मल बच्चा जो पैदा होता है वो 6-8 महीने में अच्छा सुनने लगता है और साल भर में धीरे धीरे शब्द बनने लगते हैं और वो बोलने लगता है। तो हमें उसी को फॉलो करना है कि हम जैसे ही हमने डिटेक्ट किया, मान लीजिए 2-3 महीने के अंदर हमने डिटेक्ट कर लिया, कान की मशीन लग गई, बच्चा सुनने लगा और हमने तुरंत उसका इम्प्लांट कर दिया, तो ये बच्चा आगे चल के बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल सुनेगा, बोलेगा। लेकिन अगर यही एज 2 साल 3 साल हो गई तो फिर वो सुनेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन उतना अच्छा बोलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि डिटेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हम लोग डिटेक्ट करें और जितनी जल्दी हम लोग इम्प्लांट कर सकें। 1 साल के अंदर बेस्ट स्टेज है। तो ये तो बहरापन था जो बच्चों में था, लेकिन बड़ों में, एडल्ट्स में भी बहरापन व्याप्त है। डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना चाहूंगा,
बच्चों का तो जैसे पैदाइशी आपने बोला कि ये जेनेटिक है एक तरीके का, अगर हम वर्ड बोल लें आम भाषा में, तो जेनेटिक प्रॉब्लम तो समझ में आती है। एक व्यक्ति जो ग्रेजुअली बड़ा हो रहा है उसमें बहरापन डेवलप किन वजहों से हो जाता है, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बहरापन डेवलप होता है? तो एक जो बहरापन जो एडल्ट में आता है जी। कुछ तो बहरापन हम लोग देखते हैं जो यंग एज में आजकल पोस्ट वायरल सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होने लगा है। सडन मतलब आपको वायरल अटैक हुआ, नॉर्मल जुकाम वायरस से होता है जी। लेकिन उस वायरस ने नस डैमेज कर दी ओके। और आपका सुनना चला गया, ये बड़ा कॉमन हो गया है। दूसरा कुछ जेनेटिक भी होता है। आप परिवार में देखते हैं कि जब 30 या 40 साल की उम्र आई तो सुनने में कमी आने लगी। हमारे पिताजी को भी यही हुआ था, हमको भी यही हुआ। तो ये कुछ जीन्स का इफेक्ट है। कुछ जो पॉल्यूशन, नॉइज, साउंड पॉल्यूशन जो हो रहा है अब, इतनी नॉइज है, उसका इफेक्ट नसों पे खूब हो रहा है और बहरापन आ रहा है। तो इस बहरेपन के लिए एक तो जो नॉर्मल हियरिंग एड डिवाइसेस हैं जो लग सकती हैं, पर कॉक्लियर इम्प्लांट इनमें जिनमें की हियरिंग लॉस बहुत बढ़ जाता है उनमें कॉक्लियर इम्प्लांट एडल्ट में किसी भी उम्र तक हो सकता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक 86 साल के बुजुर्ग हैं, उनको सुनने में बहुत दिक्कत थी और कान की मशीन वो नहीं लगा पा रहे थे, तो उनका इम्प्लांट किया और वो बहुत अच्छा अब सुन रहे हैं। तो किसी भी एज में कॉक्लियर इम्प्लांट इफेक्टिव है, 1 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक। डॉक्टर साहब एक चीज है, बड़े लोगों में नॉर्मली देखा गया कभी कभी उनको पता नहीं चल पाता, उनका एक तरफ का कान काम करना बंद कर देता है, दूसरी तरफ का कान काम करता रहता है। तो पहले तो डिटेक्ट नहीं हो पाता, कभी सोचते हैं कि जुकाम की वजह से बंद हो गया या किन्हीं कारणों से वजह से बंद हो गया। तो जो एक कान का बहरापन है वो भी क्या इन्हीं कारणों की वजह से होता है और उसकी क्या हल है, उसका क्या उपाय है? तो एक कान का बहरापन जैसे मैंने बताया कि वायरल इफेक्ट हुआ और एक नस को हुआ, दूसरी नस बच गई, तो यूनिलैटरल हम लोग कहते हैं कि एक साइड का बहरापन हो गया। या बहुत तेज शोर हुआ। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था, वो गन शॉट बिल्कुल उसके कान के बगल में किसी ने फायर कर दिया और वो कान नस डैमेज हो गई। तो अब एक कान से आप नहीं सुन रहे हैं, दूसरे से सुन रहे हैं, तो एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो सराउंड साउंड है वो 180 डिग्रीज आपको नहीं सुनाई देगा। कोई इधर बैठा है तो आपको नहीं सुनाई देगा। बाकी बातचीत में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए भी अब इम्प्लांट्स हैं जिन्हें बोन कंडक्शन इम्प्लांट्स कहते हैं, वो इम्प्लांट हो जाएगा और आप नॉर्मल सुन सकते हैं। तो ये जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं क्या ये कॉस्टली हैं या कि आम आदमी के रेंज में रहते हैं? इम्प्लांट्स अभी भी, चूंकि अभी कोई प्योर इंडियन इम्प्लांट अभी नहीं है, मल्टीनेशनल इम्प्लांट्स हैं, बाहर की कंट्री के इम्प्लांट्स हैं जो इम्पोर्ट होते हैं, तो मिनिमम कॉस्ट अभी भी आज भी 6 लाख रुपए है। बढ़ी नहीं है, पिछले 20 साल में वही मेंटेन रही है, लेकिन कम भी नहीं हुई है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम वैसे तो आज की डेट में हर पेरेंट्स अवेयर रहता है चीज़ों को लेके, बट लेकिन अगर उनको गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ चल रही हैं उसके बारे में अगर उनको जानकारी देना हो तो क्या आप उनको कुछ डिटेल कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की दी हुई फैसिलिटीज़ को वो कैसे अवेल कर सकते हैं, आपके पास आके कैसे उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं? हाँ, तो गवर्नमेंट से जो ये स्कीम है जिसका नाम है एडिप स्कीम, असिस्टेड डिसेबल्ड पर्सन स्कीम करके है, तो वेबसाइट पे है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ADIP करके है। स्टेट गवर्नमेंट यूपी की भी स्कीम है। अच्छा। जो मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के नाम से चल रही है। तो एक तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, दूसरा जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारा एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, अगर आप हमको अप्रोच करते हैं तो सारी जानकारी, हमारे पास टीम है जो सारी जानकारी देती है, आपका सब फॉर्म हम फिल कराएगी और फिर ये प्रक्रिया में आपकी मदद करेगी। राइट। डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप गवर्नमेंट की दी हुई स्कीम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, अगर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा जी से संपर्क कर सकते हैं। हर्षनगर कानपुर में उनका डॉक्टर मेहरोत्रा ENT हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर आप अपना इलाज भी कर सकते हैं और सरकारी सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा ENT एक्सपर्ट, जिनसे हम बात कर रहे थे।
बातों का सिलसिला अब आगे जारी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहिए, ये तो होगी हमारी कॉकलियर इम्प्लांट्स और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल होगी। अब कुछ जनरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं हमारी कान से रिलेटेड। तो एक तो बड़ा कॉमन सा है, हमने ये देखा कि जो कान है उसको सफाई के लिए, कान की सफाई के लिए लोगों में जो है वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। कभी वो सड़क छाप लोगों से सफाई करवा लेते हैं, कभी खुद ही अपना H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के खुद सफाई करने लगते हैं। क्या ये तरीके ठीक हैं? क्या इनको देखना चाहिए या कोई और तरीका ईजाद करना है? नहीं, ये तरीके ठीक नहीं है और इसीलिए इनमें प्रॉब्लम आती है। तो कान में नॉर्मली ईश्वर का दिया हुआ एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है। तो झाड़ू लगती रहती है कान के अंदर। अच्छा, स्वयं लगती रहती है? स्वयं लगती रहती है। कान के अंदर हेयर्स हैं, छोटे छोटे बाल हैं जो बाहर की तरफ मूव करते रहते हैं। अच्छा, ओके। तो ईश्वर ने हर चीज का ध्यान रखा है। बिल्कुल। तो नॉर्मल क्लीनिंग मैकेनिज्म जो है वो कान को क्लीन करता रहता है। अब हम जब उंगली से खुजाते हैं या हम चाबी से खुजा लेते हैं या हम तीली से खुजा लेते हैं तो हम इस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके। अब जब डिस्टर्ब कर देते हैं तो मैल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर जब हम उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, हाइड्रोजन डाली या पानी डाला या तेल, बहुत लोग तेल भी डाल देते हैं, बहुत बिल्कुल कॉमन है, गरम तेल डाल दिया। अब तो कम हो गया है। पहले गांव से पेशेंट वो कबूतर का खून एक बड़ा पॉपुलर था कि वो डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से कान में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेस्ट ये है कि कान में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कान क्लीन हो रहे हैं, आप नहा के आए, टॉवल से आपने पोंछ लिया, दैट इज़ इनफ। ओके। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है जी, तो आप किसी नाक कान गला स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि पर्दा बहुत सेंसिटिव है और जरा सी मिस्टेक जो है वो आगे के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। राइट। डॉक्टर साहब, बड्स का इस्तेमाल बड़ा कॉमन हो गया आजकल, तो वो सेफ है क्या? उसका यूज कर सकते हैं? ईयरबड्स हम लोग रिकमेंड नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि ईयरबड्स भी वही करता है कि कान के जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब करता है। तो ईयरबड्स साइंस के हिसाब से दे आर नॉट रिकमेंडेड। आप सिर्फ उंगली से आप कान को टच कर सकते हैं, क्योंकि उंगली का साइज ईश्वर ने बड़ा बनाया है कान से, कान के वो अंदर नहीं जा पाएगी, जा ही नहीं पाएगी। तो इसलिए ये बेस्ट तरीका है और कोई तरीका उचित नहीं है। और अगर आप ये ख्याल रखेंगे तो 90% तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप किसी टेक्निकल आदमी से संपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस है कान से रिलेटेड, जैसे कि कान का बहना काफ़ी कॉमन है, बच्चों से लेकर बड़े तक में सब में मिलता है। ये कान बहना क्या प्रॉब्लम होती है और ये क्यों होती है? कान का बहना जो है वो नॉर्मल नहीं है। सो नॉर्मली कान बहना नहीं चाहिए। ओके। कान अगर बह रहा है इसका मतलब कि पर्दे में सुराख है। अच्छा। और पीछे जो बोन है उसमें बीमारी हो सकती है जिसे मस्टोडाइटिस कहते हैं या कोलेस्टोमा कहते हैं। तो ये बीमारियां अच्छी नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कान का बहना जानलेवा भी हो सकता है। तो कान बहने को हमेशा सीरियसली लेना है और सही जगह पे नाक कान गले स्पेशलिस्ट को दिखाना है, क्योंकि ये अर्ली ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। तो इसमें दवाइयों से ठीक हो सकता है अगर बहुत अर्ली है, और नहीं तो छोटी सर्जरीज हैं जिनमें हम लोग टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें कि पर्दे का छेद बंद हो जाता है और जो पीछे हड्डी है उसको ठीक कर दिया जाता है। तो सिंपल सर्जरी द्वारा, ऑपरेशन द्वारा ये ठीक हो सकता है। लेकिन इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। कान अगर बह रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ हो सकती है। इसी तरीके की एक कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, जैसे लोग अक्सर बोलते हैं कान में सीटी बज रही है, और कभी खुजली भी होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग फिर अंदर डाल के कुछ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देते। तो ये खुजली और ये जो सनसनाहट या सीटी बजना जो है, ये भी कोई डिजीज की तरफ इशारा करती है क्या? बिल्कुल, क्योंकि कान का सनसनाहट को हम लोग मेडिकल भाषा में टिनिटस कहते हैं। तो कुछ तो टिनिटस के कारण ब्रेन से जो रास्ता कान की तरफ आता है उसमें ट्यूमर्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तो उसको रूल आउट करना जरूरी है जब भी कान में अगर सनसनाहट लगातार बनी हुई है। जी। और दूसरा, नस की कमजोरी भी सनसनाहट करती है। ओके। तो कम सुनाई देने के साथ अगर सनसनाहट हो रही है तो ये गड़बड़ संकेत है, तो उसको टेस्ट होना चाहिए। ओके।
और फिर इसमें कुछ डिवाइसेस हैं जो हियरिंग एड डिवाइसेस हैं जिनके साथ टिनिटस मास्कर आता है। तो वो डिवाइस आप लगाएंगे, उसमें से कुछ आवाज़ निकलती है, तो वो जो अंदर की सनसनाहट है उसको दबाती है। और कुछ अच्छी दवाएं हैं जिनसे कि ये सनसनाहट पूरी तरह ठीक हो सकती है। सनसनाहट कान में आए तो हताश नहीं होना है, उसका ट्रीटमेंट है और ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। कई बार समाज में पेशेंट आते हैं, वो ये बताते हैं कि साहब किसी ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा जी। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, हताश होने की कोई बात नहीं है। और कान में अगर सनसनाहट हो तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। राइट, कुल मिला के इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, डिजिटल ज़माना है आजकल, इंटरनेट की बहुत हावी है लोगों के जीवन पर। आजकल लोगों में आदत भी हो गई, कोई डिजीज़ होती तुरंत गूगल करते हैं और उस पे से जो है रेमेडी निकाल के या उसका उपाय निकाल के अपना इलाज करने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टेरॉइड्स भी ले लेते हैं लोग। ये पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए लोगों को। बिल्कुल, देखिए इंटरनेट, गूगल मेडिकल के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे अवेलेबल है। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन में छन्नी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा जो डेटा या बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन आ रही है वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो सकता है ना हो। ओके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी हम राय लें और सिर्फ गूगल पे हम ना जाएं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि कान में आपने भी कान बहने का जिक्र किया, कान बह रहा है। अब अगर आप गूगल में देखेंगे तो उसमें कैंसर भी आएगा, बाकी चीज़ें भी आएंगी, तो वो घबराहट बहुत पैदा करता है। अब कान बहने के साथ कैंसर जो है वो 10,000 लोगों में किसी एक को होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। तो इसलिए गूगल से जानकारी, गूगल जरूर करें, जानकारी लें, लेकिन उस जानकारी पे एक्ट ना करें। उसकी जो एक्सपर्टाइज है उन लोगों से संपर्क करें और फिर उस हिसाब से इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, कान से आगे बढ़ते हैं। खर्राटा सांस की जो एक समस्या है, खर्राटा एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड हैं और मैक्सिमम लोग इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर जाते हैं और बोल देते हैं कि नहीं ये तो कैजुअल है। खर्राटा आपके हिसाब से कौन सी बीमारी है और ये क्यों होती है? तो खर्राटे को अंग्रेजी में स्नोरिंग कहा जाता है और इसको हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक है सेफ स्नोरिंग, एक है अनसेफ स्नोरिंग। तो एक है खर्राटा जो सेफ है, जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ आवाज़ दिक्कत कर रही है, आपके पार्टनर को दिक्कत हो सकती है सोने में, लेकिन और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। एक है अनसेफ स्नोरिंग, जिसमें कि आपकी रात में ऑक्सीजन कम हो रही है, जिसे हम लोग OSAS कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। अब ये खतरनाक है क्योंकि ये रात में ऑक्सीजन कम कर रहा है। और एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसे हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, स्लीप टेस्टिंग होती है। वो रात भर में आपकी रिकॉर्डिंग होगी और सारा टेस्ट किया जाएगा और वो हमें सुबह बता देगा कि ऑक्सीजन कितनी कम हो रही है। राइट। एक इंसान के तौर पर अगर हम पूछे डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला एक सेफ स्नोरिंग है, एक अनसेफ स्नोरिंग है, इसको बाइफरकेट लक्षणों के आधार पर इंसान कैसे कर सकता है? जैसे आपने बोला कि अगर आवाज़ हो रही है सिर्फ तो वो सेफ है, बट लेकिन अगर हमें महसूस करना, जानना, लक्षणों के आधार पे एक इसकी वो है कि एक तो खर्राटा आ रहा है आप, लेकिन आप सो रहे हैं मजे से जी। एक में क्या है कि खर्राटा आ रहा है और बीच में एकदम से नींद खुलती है कि छटपटाहट होती है और नींद खुल जाती है और मुंह सूख रहा है और आप पानी की तरफ जाते हैं, अब पानी पीते हैं और फिर सोते हैं, या जब सीधे लेटते हैं तो आपको लगता है कि नहीं सांस नहीं आ रही। तो ये लक्षण है कि आपका ये खर्राटा ठीक नहीं है और ये जानलेवा हो सकता है। तो इसको बहुत सीरियसली लेना है। तो जिसको भी खर्राटा है वो टेस्टिंग अपनी ज़रूर कराए और उसके बाद खर्राटे के लिए बहुत सिंपल ट्रीटमेंट अब आ गया है। एक तो लेज़र सर्जरी है जिसमें कि हम लोग तालू का एक पार्ट निकाल देते हैं और ये खर्राटा ठीक हो सकता है। दूसरा एक CPAP मशीन आती है जो पॉजिटिव प्रेशर से हवा देती है, तो उसको आपको रात में लगा के सोना होगा और ये ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो इन दोनों में से हमें एक विकल्प को चुनना पड़ेगा
और खुराटे को सिर्फ ये मान के कि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बच्चों में और शायद कुछ बड़ों में भी एक समस्या होती है, सोते समय वो लोग नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं। क्या ये कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो इसकी क्या कुछ परिणाम खराब भी हो सकते हैं? हाँ, तो बच्चों में क्या होता है, जब बच्चे छोटे हैं तो एक एडिनॉइड्स की समस्या होती है। नाक के पीछे एक मांस होता है जो टॉन्सिल के साथ बढ़ जाता है। अब ये नाक को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो आपकी मुंह से सांस लेने की आदत हो जाती है और मुंह खुल जाता है, फिर आप पूरी जिंदगी मुंह से ही सांस लेते रहेंगे। तो इसको बचपन में ट्रीट करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग, ईश्वर ने हमको नाक से सांस लेने के लिए बनाया। बच्चा जब पैदा होता है तो वो मुंह से सांस नहीं लेता। अगर आप उसकी नाक बंद कर दीजिए तो वो सांस नहीं ले पाएंगे। तो नाक से सांस लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब नाक से सांस जाती है तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है नाक में। नाक में बाल होते हैं जो डस्ट और उसको फिल्टर करते हैं। तो बहुत सारी प्रक्रिया नाक की होती है। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आप उसको सबको बाईपास कर देते हैं। लेकिन अगर बचपन में ये करेक्ट नहीं हुआ तो फिर वो बाद में एक हैबिट बन जाती है, फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के अगर बच्चे या बड़े लोग भी अगर मुंह से सांस ले रहे हैं तो उनको एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं गले की। गले की बड़ी कॉमन डिजीज है, टॉन्सिल हो जाना, खराश हो जाना। खासकर अभी हम थोड़े दिन पहले कोरोना काल से निकल कर बाहर आए हैं, तो शायद कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर किसी अंगों को किया था तो वो गले को किया था। गले के ऐसे कौन से कॉमन लक्षण हैं जिनको कि हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए? क्योंकि गले की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। लोग कफ सिरप पी के, विक्स यूज़ करके, गरारा करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना ठीक है, या कौन सी ऐसी डिजीज है जिनके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए? तो गले में देखिए दो मेन पार्ट्स हैं। एक तो ये कि आवाज़। ओके। तो अगर आपकी आवाज़ में खराश है और आवाज़ लगातार खराश बनी हुई है 6 हफ्ते से ज़्यादा, और अगर आप स्मोकर हैं, सिगरेट पीते हैं और आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, तो आपको तुरंत चेक कराने की ज़रूरत है। सिंपल एंडोस्कोपी होगी जिसमें आपका वॉइस बॉक्स टेस्ट होगा। ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो आवाज़ खराश अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है तो उसको दिखाने की ज़रूरत है। दूसरा पार्ट है कि हमें गले में निगलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, बुखार है। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, फेरेंजाइटिस हो सकती है। तो वो आप ट्रीटमेंट आपने ठंडा, खट्टा और स्पाइसी फूड अवॉइड करिए और आपने दवाई ली और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समस्या जो है जिसका मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम निगल रहे हैं और रोटी फंस रही है, यानी हमने रोटी खाई, एक निवाला लिया और फिर हमें पानी पीना पड़ता है उसको अंदर करने के लिए, ये संकेत खराब है। इसको हमें तुरंत पकड़ना है, एंडोस्कोपी होनी है। ये कैंसर का लक्षण हो सकता है, खाने की नली का कैंसर हो सकता है। तो दो चीज़ों पे विशेष ध्यान है, अगर खाते वक्त चीज़ फंस रही है और दूसरा की आवाज़ अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा खराब है और दिक्कत कर रही है। तीसरा एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि कुछ अटक रहा है, एक फीलिंग होती है कि कुछ गले में कुछ फंसा हुआ है। तो ये भी एक ऐसा लक्षण है जिसको चेक होना चाहिए। इसमें एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है, या रिफ्लक्स चेंजेस होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। तो एक सिंपल लैरिंगोस्कोपी, एक दूरबीन की जांच होती है जिसमें एक बार देख लिया कि भाई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो चेकअप्स इम्पोर्टेंट है, बीमारी को जल्दी पकड़ना इम्पोर्टेंट है, उनको नज़रअंदाज ना करें आप। जी। हेल्थ प्लस में हमारी बात हो रही है डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा जी से। डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कि अलग अलग एंगल से लोग देखते हैं, वर्टिगो यानी चक्कर आना। कभी उसको आदमी सोचता है कि ये मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली ये क्या प्रॉब्लम है, चक्कर क्यों आते हैं लोगों को? चक्कर एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई और बहुत डराती है, क्योंकि जब चक्कर आता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जाने का समय आ गया। तो और ये एक बहुत गड़बड़ धारणा है समाज में कि ये सर्वाइकल की वजह से। राइट। 99% चक्कर कान के अंदरूनी हिस्से की वजह से आता है।
सर्वाइकल सिर्फ 1% है। ओह, और सर्वाइकल तभी होगा जब गर्दन में आपके दर्द है। अगर दर्द नहीं है तो ये सर्वाइकल नहीं हो सकता। और कान का अंदरूनी हिस्सा जो है वो हमें बैलेंस करता है। असल में कान का जो मेन काम है वो बैलेंसिंग है। बिल्कुल ठीक है सुनना तो बाद में आया। जी। तो इवोल्यूशन में कान बैलेंसिंग ऑर्गन कहा जाता है। तो चक्कर या वर्टिगो जो है वो कान की वजह से आ रहा है और इसका एक सिंपल ट्रीटमेंट है। दवाइयाँ हैं जिनसे ये ठीक हो सकता है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ टेस्टिंग है और इसमें सर्जरी भी होती है जिसमें कि अगर इंट्रैक्टेबल वर्टिगो है यानी कि दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है, हम परेशान हैं, तो छोटे ऑपरेशन हैं जिनसे ये चक्कर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो चक्कर अगर आ रहा है और नहीं ठीक हो रहा है तो आपको नाक कान गले डॉक्टर से संपर्क करना है, ना कि गर्दन या हड्डी के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ना डिस्कस। नॉर्मली डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जस्ट अपोजिट हो गया। आपने बोला 90% अगर आदमी को चक्कर आता है तो सीधे वो मान के चलता है कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। जी, वेरी गुड। डॉक्टर साहब एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कि नाक से खून आना। ये अक्सर लोगों को मैंने देखा कभी गर्मी के सीजन में या किन्हीं भी कारणों से नाक से खून आ जाता है लोगों को। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है डॉक्टर साहब? तो नाक से खून आना एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली बच्चों में कॉमन है, जिसे नक्सीर फूटना हम लोग कहते हैं। दादी कहती थी घी लगा लो, राइट। तो ज़्यादातर केसेस में अगर हल्का खून आ रहा है तो ये नक्सीर की प्रॉब्लम होती है, नाक के अंदर सूखापन हो गया और वहाँ से खून आ गया। लेकिन अगर लगातार नाक से खून आ रहा है और बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो हमें संपर्क करना चाहिए क्योंकि फिर टेस्टिंग होनी चाहिए, सीटी स्कैन होना चाहिए। कई बार नाक के पीछे मांस होता है जो बढ़ रहा होता है और उससे खून आ रहा होता है। ये नाक से जो खून आना, क्या मौसम का भी कोई इसका संबंध होता है? बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में शायद ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत गर्मी या बहुत सर्दी जी ड्राइनेस करती है, ओके, सूखापन करती है। तो सूखेपन में पपड़ी जमेगी, खुजली मची, आपने उसको खुजाया, वहां से ब्लड आना शुरू हो गया। तो ये तो बच्चों की बात हुई। बड़ों में नाक से खून आना कॉमन है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से नाक से खून आ जाता है। अब एक तरह से इसको अच्छा माना जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो कहीं ना कहीं नस रप्चर हो रही है, तो वो ब्रेन में होगी तो ब्रेन हेमरेज होगा, नुकसान ज्यादा होगा। नाक से होगी तो खून निकल जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत नाक कान गले विशेषज्ञ से संपर्क करें, उसको मैनेज कराएं, उसको हल्के में नहीं लेना। राइट। डॉक्टर साहब एक और प्रॉब्लम है जिसको कि अक्सर हम जुकाम या सरदर्द या कान का जाम होने से कनेक्ट करते हैं। साइनस एक बीमारी होती है जो अक्सर चर्चा में आती है। तो ये साइनस की बीमारी क्या है और इसके क्या कारण क्या है? जी, तो साइनस जो है वो नॉर्मल साइनसेस हमारे नाक के इर्द गिर्द चेहरे पे हड्डी के अंदर जगह होती है, हवा होती है उसके अंदर। उसका मकसद होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो अंदर घूम के जाती है और ह्यूमिडिफिकेशन होता है उसमें वाटर वेपर आते हैं जिससे कि ड्राइनेस खत्म होती है उस सांस की, कि वो फेफड़े में जाए तो गीली हो जाए। अच्छा। तो ये एक नॉर्मल साइनस हम सब के होते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है जब हम या तो जिसे हम एलर्जी कहते हैं कि हमें जुकाम बहुत ज़्यादा रह रहा है तो ये साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं। अब साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, नाक में मांस बढ़ जाता है तो नाक हमारी ब्लॉक होती है कि कभी कभी हम सो रहे हैं और सोते सोते एकदम से नींद खुल गई कि साहब नाक बंद हो रही है। तो ये साइनस के लक्षण हैं। तो इसमें हमें सीटी स्कैन होता है जो कि ये बता देगा कि साइनसेस में क्या प्रॉब्लम है। कई बार नेजल पॉलिप्स हो जाते हैं, मांस बढ़ जाता है, कई बार उनमें पस भर सकता है जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इन सब के लिए अब एक फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है कि दूरबीन से नाक के अंदर से ही उसको ऑपरेट करके सारे साइनसेस को खोल दिया जाता है, जो मांस है उसको निकाल दिया जाता है। तो एक सिंपल सर्जरी से हमें समाधान मिल सकता है। तो अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्योंकि साइनस आँख के बहुत नज़दीक होता है, तो आँख में कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, ब्रेन में जा सकता है। तो नज़रअंदाज नहीं करना है किसी भी प्रॉब्लम को। जो जुकाम अगर परसिस्ट कर रहा है, सर दर्द है, तो हमें नाक कान गले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर साहब, आपसे नाक कान गले के बारे में बहुत सारी बातें हुई, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी दी। अब कुछ आपसे व्यक्तिगत बात भी करना चाह रहा था। जैसे कि आप डॉक्टर के प्रोफेशन में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं से आप इंस्पायर्ड हुए होंगे इस चीज़ के लिए। बचपन में आपने कुछ देखा होगा ऐसा कि नहीं, मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है। वो कौन सा क्षण था, वो कौन सा समय ऐसा था, या कौन सी ऐसी कोई घटना थी जिसने आपको इंस्पायर किया डॉक्टर बनने के लिए? तो मेरे फादर, मैंने अभी बताया कि डॉक्टर थे, बच्चों के डॉक्टर थे। तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा इंस्पायरिंग वो था कि मैं उनको, आई लुक्ड अप टू हिम, और मैं उनको देखता था। और मेडिकल कॉलेज में रहते थे तो जितने आसपास थे वो सब उनके दोस्त सब डॉक्टर्स थे। तो मेडिकल कम्युनिटी में थे। तो सच बताऊं तो मैंने और कुछ सोचा ही नहीं, तो ये तय था कि डॉक्टर ही बनना है। मतलब डे फर्स्ट से डिसाइड था? फर्स्ट से ही डिसाइड, छोटे से ही डिसाइड हो गया था। मैं आला लेके घूमता था। वेरी गुड। तो डिसाइड हो गया था, और ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर का साथ था, तो वो सब होता भी चला गया। तो डॉक्टर साहब, अपने डॉक्टर पढ़ाई कहाँ से की है आपने? तो मैं कानपुर का ही, शुरू से कानपुर में ही रहा हूँ। अच्छा। और BNSD कॉलेज से मैंने 12th किया, और उसके पहले जयपुरिया में था। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, और GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में ही सिलेक्शन हो गया। तो MBBS मैंने यहीं से किया। फिर मौका मिला कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आप और बेहतर कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो मुझे मौका मिला KGMC लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो KGMC से मैंने MS ENT में किया सन 94 से 97 के बीच में। फिर उसके बाद 98 में मैं वापस आया, और फिर मैं बॉम्बे चला गया। KEM हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल में मैंने ट्रेनिंग ली। जी। वो ट्रेनिंग के बाद फिर मौका मिला एक और कि जर्मनी में कॉकलियर इम्प्लांट की एक फेलोशिप थी, तो वहाँ चला गया। तो वहाँ से फिर कॉकलियर इम्प्लांट ट्रेनिंग लेके मैं 2000 में आया। फिर 2000 में यहाँ प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी। 2000 से आज मतलब 25 साल हो गए आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। एक लंबा समय आपने निकाल दिया। डॉक्टर साहब, ये कॉकलियर इम्प्लांट कितने सालों से लगा रहे हैं आप? 2016 से। इम्प्लांट को 10 साल हम लोगों को। 10 साल हो गए आपको लगाने। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैम भी डॉक्टर हैं जी, तो वो उनका थोड़ा परिचय दीजिए हमें। कि वो जी, सन 98 में मेरी शादी हुई। डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा हैं। डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं। रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने MBBS और MD जामनगर गुजरात से किया। वेरी गुड। वैसे तो सीतापुर की रहने वाली हैं। अच्छा। लेकिन ऑल इंडिया से सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने रेडियोलॉजी में किया। तो हमारा एक मेहरोत्रा डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें अल्ट्रासाउंड और बाकी फैसिलिटीज़ होती हैं। वेरी गुड। आप भी डॉक्टर, मैम भी डॉक्टर। 25 साल लंबा सफ़र निकाल दिया आप लोगों ने इस प्रोफेशन में जनता की सेवा करते हुए। परिवार को समय कैसे दे पाते रहे होंगे? परिवार को समय बिल्कुल, ये कोशिश करी कि एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं जी। और ये फादर से भी मैंने सीखा था कि फादर मेडिकल कॉलेज में थे तो शाम फ्री रहती थी उनकी। तो जनरली हम लोग कोशिश हमने भी करी और वाइफ ने भी करी कि काम लिमिटेड करें। और एक अच्छा काम ये हुआ कि हॉस्पिटल 2008 में हमने मेहरोत्रा नाक कान गला हॉस्पिटल कर लिया, तो एक पूरी टीम बन गई। तो करीब 5 या 6 ENT सर्जन्स हमारे साथ जुड़ गए। तो आसान हो गया कि कोई ना कोई अवेलेबल है, इमरजेंसीज में हमें दिक्कत नहीं है। तो शाम का वक्त फ्री रहता है फैमिली के लिए बच्चों के लिए। अच्छा होता है, काफ़ी तगड़ा मैनेजमेंट करता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ता है आपको फैमिली और जनता के लिए। बच्चों के बारे में बताइए, क्या वो भी डॉक्टर्स के प्रोफेशन में जाएंगे क्या? तो बेटा ऑलरेडी MBBS कर चुका है। वेरी गुड। और अब वो MS ENT कर रहा है, फर्स्ट ईयर में आ गया, उसका सिलेक्शन। मतलब आप ही की विधा को आगे बढ़ाएंगे। तो वो इसी फील्ड में उसने चूज किया कि हम लोग इतने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी इंस्पायर हुआ कि कॉकलियर इम्प्लांट और इन सब फील्ड्स में अभी बहुत ज़रूरत है राइट आगे, स्पेशली हमारे देश को। जी बिल्कुल। तो वो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हैं, तो 3 साल में MS उनका कंप्लीट हो जाएगा। बिटिया अभी हमारी 12th में है। अच्छा, ओके। लेकिन वो भी मेडिकल स्कूल में ही जाने की तैयारी है। तो कुल मिला के आपके पिताजी से जो एक वो चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगी आपके बच्चों तक। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें हुई, आपके
पर्सनल बातें भी हुई, आपके जीवन के बारे में बातें हुई, प्लस नाक कान गले से संबंधित जो समस्याएं हैं, स्पेशली कॉकलियर इम्प्लांट्स के बारे में भी आपसे बहुत सारी बातें हुई। इन सब चीज़ों के साथ आप जनता को कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहते हो जो उनके लिए ज़रूरी हो, तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से उनको कहें। तो नाक कान गले की बीमारियों में और वैसे भी मैसेज ये है कि हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो जितनी छोटी हो, अगर वो परसिस्ट कर रही है तो हमें स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। और अब हर फील्ड के स्पेशलिस्ट जो हैं वो भारत के साथ एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है कि आपको स्पेशलिस्ट अब इजीली अवेलेबल है। राइट। आपको पेट की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोफिजिशियन अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। न्यूरो की प्रॉब्लम है, न्यूरोफिजिशियन अवेलेबल। विदेशों में ऐसा नहीं है, स्पेशलिस्ट मिलना इतना आसान नहीं है। तो हमारे देश में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अवेलेबिलिटी है, नंबर्स हैं। तो इसलिए नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर को और उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट की सलाह दें। और जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, जो समाज में इस वक्त काफ़ी मात्रा में हैं, जिनको आप झोला छाप आप कहते हैं सरल भाषा में, तो उनसे थोड़ा बचें। क्योंकि शुरू में अगर ट्रीटमेंट गड़बड़ हो जाता है तो फिर वो आगे चल के बड़ी मुसीबत करता है। जब तक आप हम लोगों तक आते हैं तब तक अगर चीज़ बिगड़ गई है तो फिर दिक्कत होती है। तो अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। राइट। और दूसरा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन। तो प्रिवेंशन के नाम पे एक तो जो साउंड पॉल्यूशन है उसमें हमेशा ध्यान रखें। और स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनके लिए एक रूल ऑफ 60 है कि अगर आप लीड लगा के गाने सुनते हैं तो वॉल्यूम जो है वो 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और एट अ स्ट्रेच 60 मिनट से ज़्यादा लीड लगा के नहीं सुनना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और हमारे न्यूज़ प्लस के दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां दी। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप थे डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा, जो ENT एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने नाक कान गले से संबंधित समस्याओं का तो निदान दिया ही लोगों को, स्पेशली 2000 बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट किया, जिससे उन 2000 बच्चों को एक आम जीवन जीने की, एक आम बच्चों की तरह जीवन जीने के लिए उन्होंने इस काबिल बनाया उनको। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हेल्थ प्लस के नए एपिसोड में किसी नई समस्या और किसी नए एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। थैंक यू वेरी मच।